मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की तरफ से पुनः हाजिर हुआ हूँ। इस बार काफ़ी समय हो गया, हम आपको वीडियो नहीं दे पाए। मित्रों, आपसे एक आग्रह है कि हमारा चैनल यूट्यूब पर हमारा चैनल है ज्योतिष शोध सेवा संस्थान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके अलावा आपके मित्रों को भी जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, आज हम काल सर्प योग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसमें से राहु और केतु भी हैं। राहु और केतु वास्तव में ग्रह नहीं हैं, लेकिन ये 2 बिंदु हैं और इन बिंदुओं के रिलेटिव सापेक्ष में इनका जो प्रभाव है वो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, लिहाजा इन्हें हम गणना में शामिल करते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों राहु और केतु से बनने वाला एक योग है जिसे काल सर्प दोष भी कहा जाता है, कहना शुरू किया, जबकि शास्त्रों में केवल काल सर्प योग ही वर्णित मिलता है कि काल सर्प राहु और केतु के अगर लग्न चक्र में एक तरफ सारे ग्रह हो जाते हैं तो एक योग बनता है जो काल सर्प योग कहा जाता है, जिसे आचार्यों ने, पंडितों ने या जो नए इतिहासकार हैं जिन्होंने नई किताबें लिखना शुरू किया है, उनमें उन्होंने काल सर्प योग की बात की है। तो आज हम बात करते हैं कि वास्तव में काल सर्प योग होता क्या है। मित्रों, लग्न चक्र में अगर राहु और केतु ये 2 बिंदु हैं, एक ऊपर वाला बिंदु और एक नीचे वाला बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के अगर एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं, बाकी 7 ग्रह आ जाते हैं, तो इस योग को काल सर्प योग कहा जाता है। और ये काल सर्प योग का प्रभाव किस तरह से पड़ता है और काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो काल सर्प योग के बारे में जो भ्रांतियाँ हैं आप उनको देखिए। जनमानस में एक आम धारणा बनी हुई है। कौन सी धारणा बनी है कि काल सर्प योग व्यक्ति को कष्ट देने वाला, एवं अगर किसी व्यक्ति की जन्मांक में, जन्म लग्न चक्र में अगर काल सर्प योग बना हुआ है तो ये मान लिया जाता है कि इसकी सफलता और असफलता इसी योग के पर आधारित है। ऐसा नहीं है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि काल सर्प योग वाला व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है। हम अपने इस भाग में कुछ उदाहरण भी हम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम ये बताएंगे कि काल सर्प योग से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में अगर कष्ट है तो उसने उन्नति और उल्लास और यश कीर्ति भी खूब प्राप्त की है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने ये अपना वीडियो 3 भागों में बनाया है। आज हम सबसे पहले ये बताते हैं कि काल सर्प योग कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं। राहु और केतु को इस नवमंडल में 2 बिंदुओं के रूप में माना गया है। अगर हम दूसरे शब्दों में अगर हम ये कहें तो राहु और केतु की धुरी के मध्य में, माने अगर लग्न चक्र में राहु और केतु को से अगर एक सीधी रेखा खींचे, अगर सारे ग्रह एक तरफ आ जाएं तो काल सर्प योग बनता है। ये काल सर्प योग एक बहुत बड़ा परिवर्तन व्यक्ति के जीवन में लाता है। काल सर्प योग एक अत्यंत कष्टकारी, दुख देने वाला, संघर्ष कराने वाला, जिस जातक की जन्मांक में काल सर्प योग होता है, काल सर्प दोष होता है, तो वो व्यक्ति ये मान लिया जाता है कि ये इसकी जो सफलता असफलता है, ये जो कष्ट इसको मिल रहे हैं, ये जो व्यक्ति अकर्मण्य है, ये इसी कारण से है। ये अत्यंत दुखदायी योग है। ये अत्यंत कल्याणकारी, यश की कीर्ति, संपन्नता, समृद्धि दायक योग भी है। ये हम अपने उदाहरणों में हम बताएंगे। ये कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में हम जो चर्चा करेंगे। भाव के अनुसार देखिए, 12 भाव होते हैं और 12 लग्न हैं। तो अगर हम भाव के हिसाब से ले लें तो 12 भाव और 12 लग्न के हिसाब से अगर 12 का गुणा हम 12 में करें तो 144 प्रकार के तो काल सर्प योग ये हो गए। फिर उसके बाद में उदित और अनुदित, माने फलित और
इस प्रकार के काल सर्पयोग जो फलित नहीं है, जिसे अनुदित बोलते हैं, तो 12 का अगर 12 में गुणा करें तो 144 प्रकार के ये हो गए। और ये तो उदित और इतने ही अनुदित होते हैं, माने 288 प्रकार के काल सर्पयोग होते हैं। लेकिन इतने अनुदित काल सर्पयोग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में नहीं पड़ता है, बहुत ही ना के बराबर होता है, जिसे आंशिक काल सर्पयोग भी कहते हैं कि अनुदित काल सर्पयोग है, इसका व्यक्ति के जीवन में प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर 7 ग्रहों में से कोई एक ग्रह राहु और केतु की धुरी के अगर बाहर हो जाता है तो आंशिक काल सर्पयोग बनता है, जिसका न्यूनतम ना के बराबर प्रभाव पड़ता है। तो हम केवल बात करेंगे भाव के अनुसार काल सर्पयोग की, कि अगर भाव के अनुसार काल सर्पयोग है, माने 12 भावों के हिसाब से जो काल सर्पयोग हमारे बनते हैं, हम केवल उन्हीं की ही जो है चर्चा करेंगे। ये केवल 12 प्रकार के होते हैं और इनके नाम मैं आपको जो है बता देता हूँ कि ये जो 12 प्रकार के काल सर्पयोग बन रहे हैं, इनके नाम क्या हैं। प्रथम अनंत काल सर्पयोग बनता है, दूसरे को कुलिक काल सर्पयोग कहते हैं, तीसरे को वासुकी काल सर्पयोग और चौथे को शंखपाल काल सर्पयोग कहते हैं, पांचवें को पद्म काल सर्पयोग, छठवें प्रकार को महापद्म काल सर्पयोग और 7वें प्रकार के काल सर्पयोग को तक्षक काल सर्पयोग और 8वें प्रकार के माने जो 8वां प्रकार का काल सर्पयोग बनता है वो कारकोटक काल सर्पयोग बनता है और 9वें प्रकार का जो काल सर्पयोग बनता है शंखचूड़ काल सर्पयोग और 10वें प्रकार का काल सर्पयोग घातक और पातक, इसे घातक काल सर्पयोग भी बोलते हैं और पातक काल सर्पयोग भी बोलते हैं। और 11वें प्रकार का जो काल सर्पयोग है वो विषधर काल सर्पयोग का नाम दिया गया है शास्त्रों में, और 12वें प्रकार का काल सर्पयोग शेषनाग काल सर्पयोग की बात करते हैं। अब हम एक एक करके अब हम ये बताएंगे कि ये जो अनंत जो पहले प्रकार का काल सर्पयोग है, ये अनंत नामक काल सर्पयोग है, ये कैसे बनता है। आप लोग स्वयं से इस काल सर्पयोग की गणना कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि लग्न चार्ट को आप सामने रखिए और ये देखिए जो हमारा पहला भाव है, अगर उस भाव में राहु है और 7वें भाव में अगर केतु है और राहु के बाद 7 ग्रह हैं, माने सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, अगर ये ग्रह हैं हमारे राहु के बाद और केतु से पहले, तो हमारा ये अनंत नामक काल सर्पयोग बना। अब इसका एक उदाहरण भी हम ले लेते हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली में अनंत नामक काल सर्पयोग विद्यमान है। 15 अगस्त 1947 को हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो ग्रहों की स्थिति थी, वृष लग्न थी और वृष लग्न में राहु और उसका जो 7वां भाव है वो वृश्चिक लग्न है जिसमें केतु है, बाकी सारे ग्रह एक तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनंत नामक काल सर्पयोग इसमें विद्यमान है। अब अनंत नामक काल सर्पयोग का प्रभाव क्या पड़ेगा, देखिए, क्योंकि जब लग्न में राहु होता है तो प्रथम भाव हमारे शरीर का होता है, मस्तिष्क का होता है और इस जो राहु की दृष्टि है वो 5म भाव पर पड़ी, माने संतान भाव पर, और 7वें भाव में केतु है, 7वें भाव पर भी पड़ी। व्यापार, उद्योग तथा पति पत्नी इत्यादि 9 भाव धर्म को राहु पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके पीछे आपको जो देखने को मिल रहा है भारतवर्ष में राजनीतिक दलीय समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, अधिकाधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है जो भी एक समस्या का कारण है, व्यापारिक घोटाले भी हो रहे हैं और महिलाओं पर अत्याचार, इस तरीके की समस्याएं, धार्मिक उन्माद आदि ये सब उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब दिख रहे हैं।
ये अनंत नामक काल सर्पयोग का ही प्रभाव है। लेकिन इसके साथ में इसका प्लस पॉइंट ये है कि भारत वर्ष हमारा दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है और पूरे विश्व में इसकी ख्याति हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि काल सर्पयोग अगर आपकी जन्मांक में है तो केवल हमें परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा और हमें अच्छाई हमें नहीं मिलेगी या सफलता नहीं मिलेगी। तो अनंत नामक काल सर्पयोग आप लोग जो समझ गए, लग्न में अगर राहु हो और 7वें स्थान में केतु हो, बाकी सारे ग्रह राहु के बाद और केतु से पहले हों तो अनंत नामक काल सर्पयोग बनता है। अब बात करते हैं कुलिक नामक काल सर्पयोग की। ये हमारा दूसरे नंबर का काल सर्पयोग आता है। हम यहाँ जो काल सर्पयोग की बात कर रहे हैं वो केवल भाव से कर रहे हैं। जो कुलिक नामक काल सर्पयोग है, यदि दूसरे भाव में राहु हो और 8वें भाव में केतु हो, से सभी ग्रह राहु केतु या केतु राहु के एक ओर स्थित हो तो इस ग्रह को कुलिक काल सर्पयोग कहा जाता है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। एडवर्ड सप्तम की जन्म कुंडली में अष्टम से द्वितीय भाव तक कुलिक काल सर्पयोग विद्यमान है, जिसका परिणाम क्या मिला? राहु केतु धन भाव में स्थित होकर षष्ठम स्वास्थ्य भाव, अष्टम आयु भाव और 10वां भाव राज्य भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। फलतः एडवर्ड सप्तम 60 वर्ष तक की अवस्था में इंग्लैंड के राज्य के सिंहासन पर आसीन रहे। ये इन्हें काल सर्पयोग से मिला है। उन्हीं के कुछ शब्द मैं दोहरा रहा हूँ। इन्होंने ये लिखा है, जब मैं संवैधानिक सम्राट बनने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ और जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपनी प्रजा की स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करता रहूँगा। ये उन्होंने लिखा है। स्वर्गीय राजेश पायलट की भी जन्म कुंडली में कुलिक नामक काल सर्पयोग विद्यमान था और जिनके बारे में आप लोग विधिवत जानते हैं कि जीवन भर ये संघर्ष करते रहे और अंत में इन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसा नहीं है कि काल सर्प दोष यदि व्यक्ति के जीवन में है तो बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात है कि हमारे जीवन में काल सर्पयोग है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर काल सर्पयोग आपकी जन्मांक में अगर विद्यमान है तो आप स्वयं से उसको देखिए, उसके कुछ उपाय करिए। उपायों की चर्चा हम बाद में करेंगे। अब बात करते हैं तीसरे काल सर्पयोग की, वार्षिकी काल सर्पयोग। वार्षिकी काल सर्पयोग अभी तक हमने आपको ये बताया कि लग्न में अगर राहु हो, फिर दूसरे नंबर पर हमने बताया कि अगर दूसरे भाव में राहु हो। अब बात करते हैं अगर तीसरे भाव में राहु हो और 9वें भाव में केतु, से सभी ग्रह राहु केतु के एक ओर स्थित हों तो वार्षिकी नामक काल सर्पयोग बनता है। और वार्षिकी नामक काल सर्पयोग धीरू भाई अंबानी की कुंडली में था। धीरू भाई अंबानी की कुंडली में के तृतीय भाव में राहु और 9वें भाव में केतु की स्थिति है। लिहाजा इन्होंने, चूँकि तीसरा भाव पराक्रम का स्थान होता है, लिहाजा धीरू भाई अंबानी ने बहुत ही कठिन परिश्रम किया और इन्हें अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ा, जिसका परिणाम ये रहा कि उन्हें सफलता प्राप्त हुई। तो हमारा कहने का अभिप्राय केवल इतना है कि राहु और काल सर्प योग से डरना नहीं चाहिए। इसे दोष शब्द से नहीं कहना चाहिए कि इसके लिए कि नहीं साहब काल सर्प दोष है, तो लिहाजा बहुत बड़ी स्थिति खराब हुई है। इनकी कुंडली में राहु तीसरे पराक्रम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव, पंचम भाव और 9वें भाव, एकादश भाव इत्यादि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। राहु के पराक्रम स्थान में होने से पूरी जिंदगी इनकी संघर्ष में कटी। अब बात करते हैं चौथे काल सर्पयोग की, शंखपाल काल सर्पयोग। हमने पहले ये बताया कि लग्न में अगर राहु हो, 7वें में केतु हो, फिर हमने दूसरे भाव में राहु की बात की, फिर तीसरे भाव में राहु की बात की। अब बात करते हैं चौथे भाव में अगर राहु है तो शंखपाल नामक काल सर्पयोग बनता है। और शंखपाल नामक काल सर्पयोग
के बारे में जो है बता देता हूँ कि अगर चौथे भाव में राहु हो और 10वें भाव में केतु हो, राहु और केतु हरदम आमने सामने होते हैं और बराबर डिग्री के होते हैं, क्योंकि ये दो बिंदु हैं। और अगर 3 डिग्री का राहु अगर चौथे स्थान में है तो केतु भी 10वें स्थान में 3 डिग्री का ही होगा। यदि अगर 12 डिग्री का राहु है तो 12 डिग्री का 10वें स्थान में केतु होगा। बाकी सारे ग्रह एक और अगर स्थित हों तो शंखपाल नामक काल सर्प योग बनता है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चर्चित व्यापारी हैं हर्षद मेहता। इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया। ये शेयर व्यापारी रहे। शेयर में इन्होंने आर्थिक स्थिति को डामाडोल करने की स्थिति इन्होंने पैदा कर दी थी। और ये बहुत ही कम उम्र में ये इस तरह से ये चर्चित व्यापारी रहे। उसके पीछे कारण ये रहा ग्रहों की स्थिति मैं इनकी जो है बता देता हूँ कि शंखपाल नामक काल सर्प योग इनकी कुंडली में रहा। समूचा भारतवर्ष इन्हें जानता है। ये भारतवर्ष को जानने के पीछे कारण ये रहा कि यदि जातक की कुंडली के 12वें भाव में, माने लग्न से पहले वाला जो भाव होता है, अगर उसमें शुक्र की स्थिति उत्पन्न होती है तो शुक्र एक ऐश्वर्यदायक है। 12वें स्थान में शुक्र बैठ करके एक असीम धन और अपार धन अर्जित कराता है। ये हर्षद मेहता की कुंडली की अगर हम विवेचना करें तो लाभेश जहाँ स्वग्रही वहीं व्यय सूर्य भी लाभस्थ है। पराक्रमेश मंगल उच्चाभिलाषी है, माने ये अपने उच्च ग्रह को देख रहा है। तो इस प्रकार इनकी कुंडली में भरपूर लक्ष्मी का योग बना। एक अथाह लक्ष्मी इनको प्राप्त हुई। भारत के अर्थतंत्र को हिला देने वाला इन्होंने खराब काम किया। छोटी सी उम्र में अल्प अवधि में धन का अंबार लगा देने वाले हर्षद मेहता काल सर्प योग के कारण स्वयं भी षड्यंत्र में फंस गए। तो मित्रों, हमारा कहने का अभिप्राय केवल इतना होता है कि काल सर्प योग अगर परेशानी और संघर्ष करवाता है तो ऐश्वर्य और धन इत्यादि भी प्रदान करता है। अतः काल सर्प योग के बारे में विशेष एक डर की स्थिति नहीं होनी चाहिए। ग्रहों की जो स्थिति है ईश्वर से प्रार्थना करके और उनके उपाय करें जिससे लाभ मिलता है। अब बात करते हैं 5वें नंबर के काल सर्प योग की, पद्म काल सर्प योग। पद्म काल सर्प योग यदि 5म भाव में राहु, एकादश भाव में केतु और शेष सभी ग्रह राहु केतु के एक ओर स्थित हों तो इस ग्रह की स्थिति को पद्म काल सर्प योग कहा जाता है। टाटा को कौन नहीं जानता है। टाटा के जो जनक हैं, जो फाउंडर हैं, सर दोराब जी टाटा की जन्म कुंडली में 5म से एकादश भाव तक पद्म काल सर्प योग विद्यमान है, जिससे राहु 5म विद्या, बुद्धि, विवेक भाव में स्थित होकर 5म सत्य, धर्म, त्याग, निष्ठा, एकादश स्थान जो हमारा लाभ का स्थान होता है, लाभ, शारीरिक संरचना भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिससे टाटा ने बहुत आर्थिक एक विशिष्ट औद्योगिक घरानों में इन्हें गिना जाता है। तो हमारा कहने का प्राय ये है कि अगर सर दोरा की टाटा की कुंडली में अगर पद्म काल सर्प योग विद्यमान था तो उन्होंने कड़ी मेहनत करके बहुत कुछ पाया। अब नेल्सन मंडेला की कुंडली में भी पद्म काल सर्प योग विद्यमान है। कितना इन्होंने देश के लिए संघर्ष किया और कारावास भी इन्हें मिला। मित्रों, आज हम केवल इतनी ही बात करेंगे। अब इसके बाद में हम आगे महापद्म काल सर्प योग से हम प्रारंभ करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हम आपसे यही बात कहना चाहेंगे कि काल सर्प योग के बारे में
जो भ्रांति है, जिसे लोगों ने दोष कहना शुरू किया है, तो ये कोई बहुत बड़ा मतलब इससे बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति का जीवन ही संघर्ष के लिए बना है। अगर कोई ग्रह हमसे संघर्ष करवा करके अगर हमें कुछ प्रदान कर रहा है तो मुझे संघर्ष करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अपनी जन्मांक से काल सर्पयोग को देख सकते हैं और देखना भी चाहिए। बस इसके साथ ही हम आपसे एक विनम्र निवेदन और करेंगे कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके जो मित्र हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उन्हें भी इसका लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।